फ्रूटफुल वीडियो है आपके लिए, कम समय के अंदर एकदम बढ़िया सा तैयारी है, तो एकदम लगा करके मन आइए करते हैं इसको टन। कोडर्मा जाना जाता है माइका के प्रोडक्शन के लिए। तो माइका अगर आप देखेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए। ये पत्थर बने बेसिकली जो अब आपका लावा जो नहीं निकलता धरती के अंदर से गरम गरम एकदम, जब वो ठंडा हो गया, जब वो जम गया, तब कई सारे रॉक्स आपके फॉर्म हो गए। ठीक है, तो ये बहुत पुराने रॉक्स हैं। कोयले की अगर हम बात करें तो भारत में कोयला दो तरीके का, एक गोंडवाना कोल और दूसरा आपका टर्शियरी डिपॉजिट। सोलर एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, यानी रिन्यूएबल सोर्स है, तो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। सो भाई क्या हाल चाल मेरे पीवीएंस और डॉगेश के फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग, क्या हाल चाल? स्वागत है आप सबका आपके प्यारे वाले प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर और आपके अपने प्यारे प्यारे इस सीरीज में, यानी एनसीईआरटी वाईटी सॉल्यूशंस, यानी जहां हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताब में दी गई एक्सरसाइज के सवाल, ताकि भैया एक भी ऐसी चीज ना हो जो हमारे प्यारे बच्चों को बोर्ड एग्जाम में करे परेशान। इसीलिए देने हर चीज का समाधान देखो आ चुके हैं दोबारा लेकर के अपना मस्त वाला विमान, यानी एनसीईआरटी वाईटी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए स्वागत है एक नई वीडियो में आप सबका। और आज हम लोग करने वाले हैं यार मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो ये सवाल बहुत जरूरी है, बिकॉज इनमें से एक सवाल ऐसा था जो 3-4 साल पहले बोर्ड एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें फुदक के पेपर में आ गया था। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने। वो कौन सा सवाल था ये राज जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो लास्ट तक। तो यार फ्रूटफुल वीडियो है आपके लिए, कम समय के अंदर एकदम बढ़िया सा तैयारी है, तो एकदम लगा करके मन आइए करते हैं इसको टन। चलिए, तो बहुत सिंपल है यार। तो आज हम लोग क्या करेंगे यार, एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं हर क्लास में, हम लोग करते हैं बेटा एनसीईआरटी के सवाल, यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ और फिर कर ले चलेंगे कहानी को थोड़ा आगे। तो आइए मिलते हैं आपके अपने दोस्त, क्या हाल चाल, डोगेश डॉन से। तो डोगेश बहुत दिन से घूम रहा था, वल्ला हबीबी काफी पैसे आ चुका है इसके पास, तो आजकल जो है एकदम मजे कर रहा है, जीवन में बहुत एंजॉय कर रहा है। तो हमारे भैया ने कहा, देखो क्या कहा, हमारे भैया ने कहा कि यार थोड़ा बच्चों से मिल करके आ जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो भाई ये कुछ कह रहा है तुमसे, क्या कह रहा है और लिख ही देता हूं मैं फटाफट से। तो भाई ये कुछ कहना चाहता है तुमसे, क्या कहना चाहता है थोड़ा सा लिख दिया जाए तुमको। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, ये तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, चलो कोई नहीं, बता देता हूं वैसे क्या कहना चाह रहा था। ये कह रहा था कि ओ भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है, मैं बना रहा था एकदम, वो होता है बबल 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 बबल, चलो बन गया। तो कह रहा था हेमलो गाइस, हेमलो दोस्तों, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? हाँ भाई हेमलो दोस्तों, कैसी चल रही है प्रिपरेशन, क्या हाल चाल, सब सही चल रहा है जीवन में? तो आपका अपना डोगेश डॉन, आपका अपना दोस्त, आपके डीके समोसा भंडार का को फाउंडर, आप सबका इन्वेस्टमेंट पार्टनर, आज आया आपके लिए खास सॉल्यूशंस लेकर के। ठीक है, चलो आइए करते हैं यार सॉल्यूशंस, है ना। तो भैया तुम जाओ यार, तुम तो अमीर आदमी, हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें, बच्चों को थोड़ा पढ़ा दें, है कि नहीं। चलो, तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू, जो जीवन खराब कर देते हैं यार आपका, है ना। तो पहला एमसीक्यू क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनना। पहला एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 आपके सामने आता हुआ मात्र 50 पैसे के लिए। देखिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। बच्चों ने इतना सारा क्वेश्चन पढ़ा, बच्चा हो गया कंफ्यूज, अरे सर ये तो बहुत भारी भरकम लैंग्वेज है। देखो उसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, इनमें से ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो कि बनता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। डिकम्पोजिशन होता है किसी चीज का बिल्कुल घुल वुल करके खत्म हो जाना, एकदम डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोज। तो अगर हम डिस्ट्रॉयड इन द सेंस देसी जुगाड़ बता रहा हूं, मतलब कहने का मतलब एक बड़ी सी चीज थी, अभी धीरे 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 करके एकदम घुलती गई है, या फिर किसी चीज में जाके मेल्ट आउट हो चुकी है, अभी खत्म हो चुकी है। तो अगर आप देखोगे तो एक पत्थर था, वो धीरे धीरे करके टूटता गया टूटता गया टूटता गया, अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि रॉक्स के डिकम्पोजिशन से बनता है। जब रॉक्स डिकम्पोज होती है तो कुछ पार्ट उसका पीछे छूट जाता है, रेसिडुअल मास, है ना, और उसी में आपको ये मिनरल मिलता है। तो ये कौन सा है बेटा, अगर आप देखोगे तो ये है आपका बॉक्साइट।
तो बॉक्साइट जिससे आप बाद में एल्यूमिनियम को निकालते हैं, ठीक है, तो बॉक्साइट इसका परफेक्ट एग्जांपल है, राइट। चलिए ना, तो जितनी भी ऐसी पत्थर होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, तो जब ये रॉक्स डिकम्पोज करती हैं तो इसमें जितना भी बच जाता है रेसिड्यू, यानी कुछ मटेरियल जो बच जाता है, उसी के अंदर आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपको बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। अगली बात, कोडरमा झारखंड के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर है किस मिनरल्स का। अगर हम बात करें झारखंड वाला जो बेल्ट है आपका रिच इन मिनरल्स है, तो वहां पे कोडरमा को आप किसके प्रोडक्शन के लिए जानते हैं, तो देखिए कोडरमा जाना जाता है माइका के प्रोडक्शन के लिए। तो माइका अगर आप देखेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिनरल है खासकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर, ठीक है, स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर। तो मिनरल्स जो है कौन सी रॉक्स के लेयर्स में भी आपको मिलते हैं। आपको पता है कि सारे रॉक्स में एक ही टाइप की रॉक ऐसी है जिसके अंदर लेयर्स होते हैं, और वो होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ज्यादातर जो फॉसिल फ्यूल टाइप के मिनरल्स होते हैं वो आप देखोगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, Which of the following minerals is contained in the monazite sands? तो मोनाजेट सैंड्स अगर आप जाओगे केरला साइड पे, जो मोनाजेट रेत है, रेत वहां पे जो मिट्टी है, वहां पे आपको थोरियम मिल जाता है, राइट। थोरियम की अगर हम बात करें, जो स्पेशल टाइप की सैंड है आपकी मोनाजेट सैंड्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे थोरियम मिल जाता है, और थोरियम इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो थोरियम का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है थोरियम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इट्स अ गुड पीवाईक्यू, अच्छा सवाल है कि मोनाजेट सैंड्स में क्या मिलता है, दैट इज थोरियम मिलता है। तो इट्स अ गुड पीवाईक्यू, इसको नजरअंदाज नहीं करना। अगले सवाल पे आए दोस्तों, चलिए। तो अगला है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स। फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो देखिए अच्छा सवाल है जिसमें इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के। देखिए फेरस मिनरल्स आपके मेटालिक मिनरल्स हो सकते हैं जिसमें आयरन है, ठीक है, जिसमें आयरन कंटेंट होता है, राइट। एग्जांपल आपका, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, और आयरन और हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। वही नॉन फेरस मिनरल्स बच्चे कई बार आप कह सकते हो कि मेटालिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि नॉन मेटालिक हो, मेटालिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें आयरन नहीं होता, ठीक है। फेरस और नॉन फेरस का देखो, फेरस शब्द ही आपको आयरन डिनोट कर रहा है, तो समझ जाइए जिन मिनरल्स में आयरन कंटेंट है वो आपके फेरस है, और जिनमें आयरन कंटेंट नहीं है वो आपके नॉन फेरस मिनरल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, जिंक। अच्छा, तो ये तो हो गया अपना फेरस नॉन फेरस का एग्जांपल, मतलब डिफरेंस। अब आता है सवाल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। देखिए कन्वेंशनल शब्द का मतलब होता है जिसको आप बहुत टाइम से यूटिलाइज करते आ रहे हो, ठीक है, जो आपके लिए नया नहीं है और आप रेगुलर बेसिस पे आप उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल रिसोर्स, ठीक है। तो कन्वेंशनल रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी हमारे फायरवुड हो गए, कैटल डंग हो गया, पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, ये सारे आपकी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और वही अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें यार, तो नॉन कन्वेंशनल बेसिकली हमारे रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, जिसको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो खर्च नहीं होंगे, यानी खर्च भी हुए तो रिचार्ज हो जाएंगे, रिन्यू कर जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो और ये पोल्यूशन वगैरह भी कम मचाते हैं। तो आप देखोगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में जैसे हमारा सोलर पावर, विंड पावर, एटॉमिक एनर्जी, ये जो है बेटा कहीं ना कहीं काउंट होते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में, ठीक है। टाइडल पावर हो गया आपका। चलिए, सवाल आता है कि सर व्हाट इज अ मिनरल। देखो मिनरल बताना बहुत इजी है। मिनरल एक नेचर में मिलने वाला एक नेचुरली ऑब्टेनिंग होमोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे मिनरल्स आपको बहुत वैरायटी के अंदर मिल जाएंगे, है ना। अगर आप देखेंगे नेचर के अंदर बहुत सारी वैरायटी में आपको मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। आपके डायमंड भी मिल जाएगा जो कि काफी हार्ड होता है, और वहीं टैल्क भी मिलेगा जो कि काफी सॉफ्ट होता है। तो मिनरल क्या है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जिसमें एक होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर है, कई सारी वैरायटी में, कई सारी फॉर्म्स में हमको नेचर के अंदर आसानी से अवेलेबल हो जाता है या फिर मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, हाउ आर मिनरल फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, पहले तो उसको समझिएगा। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए ये रॉक्स किससे बने, ये पत्थर किससे बने, ये पत्थर बने बेसिकली जो अब आपका लावा, लावा जो नहीं निकलता धरती के अंदर से गरम गरम एकदम, जब वो ठंडा हो गया, जब वो जम गया, तब कई सारे रॉक्स आपके फॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये बहुत पुराने रॉक्स हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ पत्थरों में इतने सालों के अंदर अंडर द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आता है। तो जब मान लीजिए कि ऐसे किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के चलते कोई पत्थर बदल जाता है, उसके शेप, साइज और प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, तब इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फोसिस इस शब्द का मतलब होता है बदलाव यानी चेंज। तो जब ऐसे किसी पत्थरों में ऐसा चेंज आ जाता है और वो नए तरीके के हो जाते हैं तो कहलाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ऐसे पत्थरों के अंदर मिनरल्स आपको मिलते हैं क्रैक्स के अंदर। क्रैक्स मतलब स्मॉल, छोटी छोटे ऐसे क्रैक्स, दरारें,
क्रेविसेस मतलब स्मॉल ओपनिंग्स, फॉल्ट्स मतलब थोड़ी बड़ी ओपनिंग्स, है ना, पत्थर के अंदर बड़े बड़े गैप्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसी स्पेसेस पे आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। जो स्मॉलर डिपॉजिट्स होते हैं कम क्वांटिटी वाले, उनको हम वेन्स कहते हैं, और वही जो लार्जर वंस होते हैं उनको हम लोड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मिनरल्स कहां मिलेंगे अपने को? क्रेविसेस में, फॉल्ट्स में, जॉइंट्स में, जो कम अक्रेंसेस होंगे यानी कम क्वांटिटी वाले होंगे। अगर कम क्वांटिटी में मिल रहा है जहां पे उसको हम वेन्स कहेंगे, और जहां पे ज्यादा है उसको हम लोग लोड्स कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आता है। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स? देखिए बहुत सिंपल है कि मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये एक अर्थ के क्रस्ट का 1% फॉर्म करते हैं। दूसरी बात, जो जियोलॉजिकल प्रेजेंस है मिनरल का, है ना, अगर आप देखोगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का जो तरीका है मिनरल्स का, वो बहुत स्लो है। अगर एक बार मिनरल्स एग्जॉस्ट हो गए तो दोबारा इनका रीजनरेट होने में बहुत समय लगेगा, और तब तक शायद ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। फैक्चुअल बात है, ठीक है, बिकॉज आपके पास मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं मल्टीपल चीजें बनाने के लिए। तो मिनरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आपके जीवन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो आप कह सकते हो कि आपके जीवन को सस्टेन करने के लिए भी मिनरल्स का इंपॉर्टेंस जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो हमारा करंट रेट है कंजम्पशन ऑफ मिनरल्स का, जिस तरीके से मिनरल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो अगर इस रेट पे आप मिनरल्स इस्तेमाल करते रहे तो यार क्या होगा कि मिनरल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग पछताते बैठेंगे। मान लीजिए कोयला खत्म हो जाए, मान लीजिए आपका सारा फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाए, तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ जाएंगी, लोग चलना फिरना ऑलमोस्ट बंद कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंपैक्ट होगा, इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो उसका इंपैक्ट है वो बहुत लॉन्ग टर्म है, और उसको सही करने के लिए बहुत समय चाहिए जो हमारे पास नहीं है। दैट इज व्हाई वी नीड टू कंजर्व द मिनरल्स। चलिए, आंसर द फॉलोइंग इन 120 वर्ड्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत जरूरी है। डिस्कस द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। ठीक है, देखिए कोयले की अगर हम बात करें तो भारत में कोयला दो तरीके का, एक गोंडवाना कोल और दूसरा आपका टर्शियरी डिपॉजिट। गोंडवाना कोल 200 मिलियन साल पुराना है, वहीं टर्शियरी डिपॉजिट्स 55 मिलियन साल पुराने। अगर हम मेजर रिसोर्सेज की बात करें गोंडवाना कोल के, गोंडवाना कोल आपको कहां मिलेगा? तो गोंडवाना कोल आपको मिलेगा दामोदर वैली में, यानी वेस्ट बंगाल झारखंड वाला इलाका। झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये आपकी इंपॉर्टेंट कॉइल फील्ड्स हैं। देखो बड़ा इजी है झरिया, रानीगंज, बोकारो मार्क करना। आप कभी भी देखिएगा रानीगंज इधर वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करेगा, फिर इधर झरिया आएगा, फिर इधर बोकारो आएगा, तो ऐसे एकदम सीरीज में आपको मिल जाएंगे मैप पे, है ना। तो आपको अगर आप देखना है तो बहुत इजी है, जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसके बगल 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 चलते जाओ, आपको बहुत सारे कोलफील्ड्स वहां पे मिलेंगे। तो ये आपके गोंडवाना कोल्स हैं, ठीक है। और आपका गोदावरी नदी का जो इलाका है, गोदावरी वैली, वहां पे आपको जो डिपॉजिट्स मिलते हैं वो बेटा कहलाते हैं गोंडवाना कोल्स। गोंडवाना कोल बेसिकली आपकी एज रेफर कर रहा है कि गोंडवाना पीरियड में बना है, 200 मिलियन साल पुराना कोल फॉर्मेशन है। वही टर्शियरी डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा इसके अलावा गोदावरी वैली, अच्छा महानदी वैली, सोन वैली, वारदा वैली, तो ये जो नदियां वैलीज फॉर्म करती हैं यहां पे भी आपको गोंडवाना कोल मिल जाएगा। वहीं टर्शियरी डिपॉजिट्स की बात करें तो टर्शियरी डिपॉजिट्स थोड़े यंग है, सिर्फ 55 मिलियन साल पुराने हैं, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल और आपका नागालैंड। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? चलिए आगे बात करूं कि व्हाई डू यू थिंक सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यार, ये सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है कि आपको क्या लगता है कि सोलर एनर्जी का भारत में फ्यूचर ब्राइट क्यों है। देखिए नंबर 1, सोलर एनर्जी का ब्राइट फ्यूचर इसलिए बिकॉज हम एक ट्रॉपिकल देश है, हमारे यहाँ सूरज की रोशनी की कमी नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट हमको रिसीव होती है, ठीक है। तो सिंस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट हमें रिसीव होती है तो डेफिनेट सी बात है उस सनलाइट का इस्तेमाल भी बेहतर किया जा सकता है। दूसरी बात, सोलर एनर्जी अभी बहुत तेजी से रूरल एरियाज के अंदर और जो भारत के काफी बैकवर्ड इलाके हैं वहां पे बड़ी पॉपुलर होती जा रही है। भारत का जो लार्जेस्ट सोलर प्लांट था माधोपुर नियर भुज लोकेटेड है, पुराना अपडेट है एनसीईआरटी का, लेकिन अभी इससे भी बड़ा प्लांट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तो शक्ति स्थल कर्नाटका वो भी काफी बड़ा है, फिर राजस्थान में एक और प्लांट अगर आप देखोगे वो भी काफी बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो माधोपुर वाला जो आपका प्लांट है सोलर एनर्जी का, तो यहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके जो दूध के बड़े बड़े डिब्बे होते हैं ना, कैंस होते हैं, उनको क्लीन अप करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। चलिए, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो यूज ऑफ सोलर एनर्जी है उससे जो खासकर गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग क्या होते हैं अपने एनर्जी नीड्स के लिए क्या करते हैं, जो गाय जी हमारी गोबर करती है ना मस्त एकदम जबरदस्त वाला, हाँ, जब गोबर वो ड्राई हो जाता है तो उसके काउडंग केक्स बन जाते हैं, गोबर के उपले कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसको जला करके उसमें अगर आप जला दो तो उससे आग वगैरह प्रोड्यूस होती है और फिर उसके ऊपर लोग रख के खाना बनाते हैं।
ठीक है, लेकिन वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है। या फिर लकड़ियां जलाकर लोग खाना बनाते हैं, जो कि अगेन बहुत पोल्यूटिंग भी है, लोगों के लिए भी हार्मफुल है, एनवायरमेंट के लिए भी। तो अभी जहां जहां पे ऐसे गांव में सोलर एनर्जी पहुंच रही है, तो उन्होंने क्या किया है, लोगों का इन सोर्सेस पे जो डिपेंडेंस था काऊ डंग पे या आपके लकड़ियों पे, इसको काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एंड साथ ही साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी वहां पे हो रहा है, राइट। और प्लस जो गाय का गोबर वगैरह होता है ना बेटा, वो बड़ा यूजफुल होता है, बिकॉज उसको आप एज अ खाद, एज अ मैन्योर आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले वो सारा जल जाता था तो खेतों के लिए खाद ही नहीं थी, तो भी क्या खेतों के लिए खाद भी है और लोगों के एनर्जी नीड्स भी पूरे हो रहे हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, यानी रिन्यूएबल सोर्स है, तो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। तो यूज ऑफ सोलर एनर्जी एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी है, बट साथ ही साथ जो हमारा डिपेंडेंस है ऑयल और गैस के ऊपर, उसको भी कहीं ना कहीं काफी हद तक कम कर देगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चे बस अपना यही सा सवाल था, यही प्यारा प्यारा क्वेश्चन था, है ना। चलो, तो बस सिंपल सी बात थी। तो ये थे आपके प्यारे प्यारे एनसीईआरटी के बढ़िया बढ़िया सवाल, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। अच्छा, अब मजे की बात क्या है यार, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए एक जबरदस्त सा होमवर्क है। होमवर्क क्या मतलब, आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हो। ठीक है, तो मुझे बस ये बताना कि सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। टू प्रॉपर्टीज ऑफ माइका। ठीक है, दो प्रॉपर्टी बताइए माइका की जिसके चलते इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, बस यही आपका होमवर्क है आज, और यही थे हमारे प्यारे प्यारे एनसीईआरटी के सवाल फ्रॉम द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, उम्मीद है छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरी मुलाकात आपसे बार बार होगी। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे पीवीएंस, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। हम मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से समय का सदुपयोग करते हो और बिना डरे हुए तैयारी करते रहना है किसकी, अपने एग्जाम्स की। तो बाय गाइस, लव यू ऑल एंड टेक केयर, एंड पढ़ते रहो, डट के जुड़े रहो यार पीडब्ल्यू के साथ और मेरे साथ। मैं लेता हूं विदा आपसे, मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइस।